वो एक गाना सुना करते थे, यद्यपि कविता भी थी कि कारवां गुजर गया बहार देखते रहे और हम खड़े खड़े वक्त से लड़े लड़े। नीरज साहब की एक कविता थी जिसने गाने का रूप भी लिया। आजकल पिछले कुछ समय से, जब से कम ये लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है इस कोविड के अंदर, तब से इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली हैं। और मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, आपका वेलकम, स्वागत, नमस्कार, इस्तकबाल से पहले वो इसलिए कि हम लोगों ने देखा जिस समय जब लॉकडाउन शुरू हुआ और जो प्रवासी मजदूर या जो विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं मजदूरी करने के लिए, जब एक गफलत की हालत बनी हमारे देश के अंदर, तो वो लोग भागने लगे, पैदल पैदल चले। थोड़े समय के बाद यद्यपि उन्होंने बड़ी पीड़ाएं सहन की, पुलिस ने बेवजह उनके ऊपर हिंसात्मक ही शब्द कहूँगा कि जो कार्रवाई, मुर्गा बना रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, आदि आदि, वो आप सबसे हमसे किसी से छुपी हुई चीज नहीं है। यद्यपि उसके बाद जो कलाकार हैं सोनू सूद, उन्होंने भी और कांग्रेस ने भी, अब मैं एक राजनीतिक दल कहूँ उससे सबको पता कि कांग्रेस ने भी बसेस वगैरह भी ऑफर की, लेकिन नकार दिया गया कि नहीं, इस समय बड़ा चरम पर है कोविड, किसी को भी बीमारी लग सकती है, अनेकों चीजें। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय तो प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जो बेचारे पहुंचे वो कैसे पहुंचे सबको पता है। लेकिन आज जब अभी भी ये कोविड के लाखों मरीज सामने हैं, उस परिस्थिति के अंदर भी सरकार, हमारी भारत सरकार, ना जाने क्यों NEET अर्थात नीट की और JEE की परीक्षाएं कराने पर आमादा है। सब इसका विरोध कर रहे हैं, छात्र भी विरोध कर रहे हैं। लगभग 26 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे। अब बात वही, आप क्योंकि जब छात्र परीक्षा में बैठते हैं और दूर दूर उन लोगों को जाना भी है, तो उनके साथ कम से कम एक आदमी परिवार का भी होता है। लगभग आप समझ लीजिए कि 50 लाख से ऊपर लोगों की मूवमेंट। क्या ये खतरनाक स्थिति नहीं है? सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्यों नहीं सुनती? कई बार देखा गया, अनेकों मौकों पर वर्तमान सरकार जो है वो अड़ियल बनी होती है। यद्यपि कुछ लोगों ने कहा कि जी आप कृपया करके थोड़ा संतुलित रखें, आप क्यों किसी एक सरकार का नाम ले रहे हैं। देखिए, यहां मैं बहुत स्पष्ट कर दूं इंडियन नेशनल न्यूज की तरफ से कि हमारी, ना तो हम सरकार के दुश्मन हैं और ना किसी गुनहगार के पैरोकार हैं, ठीक है जी। तो अब बात यह बनती है कि हम क्यों ना चर्चा करें। और मैंने पहले भी कहा है कि जो भी सहमति और असहमति होती है वो सत्ता के निर्णयों से होती है। आज यदि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो नेचुरली सहमति या असहमति उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से होगी। आज कांग्रेस या समाजवादी पार्टी तो निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं है, तो उनसे क्या विरोध करें जब वो कभी सत्ता में थे तब भी, और अगर वो सत्ता में कभी आएंगे तब भी प्रश्न उठेगा, ठीक है। तो खैर, कुल मिलाकर बात चल रही थी बच्चों की। यद्यपि एक और जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि पिछले 24 घंटों के अंदर जो JEE के छात्र हैं, 7.5 लाख छात्रों ने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड किए हैं, और नीट की अर्थात NEET के 10 लाख छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। यद्यपि अब वो तो मजबूरी है, जब सरकार नहीं मान रही है तो छात्रों की मजबूरी है जाना, पेरेंट्स की मजबूरी है। यद्यपि मैं पढ़ रहा था कि एक स्टेट के अंदर तो जो 5 सेंटर बनाए गए हैं, जो जिले हैं, कुछ जिले जो उसमें हैं, शायद 24 जिले हैं, उसमें से 10 जिलों की दूरी जो है वो मिनिमम 200 किलोमीटर है। तो आप खुद सोचिए, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा मार्ग सुलभ नहीं है, साधन, अभी संसाधन जो आने जाने के जो साधन है, परिवहन के साधन है, वो कोई बहुत ज़्यादा खुले नहीं हैं। और एक और दौर है क्योंकि अभी बरसात का भी दौर है। यदि सरकार चाहती तो अगर 2-3 महीने बाद भी यदि परीक्षा करा ली जाए,
तो मेरे ख्याल से किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न ये हुआ कि कल NSUI जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस का ये एक स्टूडेंट विंग है, उसने प्रदर्शनी भी किया, उसके ऊपर जो भी गिरफ्तारी, लाठीचार्ज आदि आदि हुई। आज जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया, उनके ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया गया। बात फिर वहीं घूमती है आकर कि जब आप लोगों को, प्रवासी मजदूरों को बसें भी नहीं लेने दे रहे थे, उनकी मूवमेंट नहीं करने दे रहे थे, आज एकाएक क्यों इन छात्रों का जो जीवन है, मैं तो कहूं भारत के कर्णधारों का जो जीवन है, जो भविष्य है भारत का, आप उनके जीवन को खतरे के अंदर डाल रहे हैं एक ऐसी महामारी के दौर में। अगर कहीं कोई झुक जाए थोड़ा बहुत, ये काम 2-2.5 महीने पेरेंट्स एसोसिएशन आदि आदि और जो लोग हैं, जो एग्जाम कंडक्ट जिन लोगों ने कराना, उन सब से बात करके इस चर्चा को आगे का भी मौका दिया जा सकता है। 2-2.5-3 महीने यदि कोई बात टल भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकारें अपना अपना जो विधानसभा का सत्र नहीं बुला रही हैं, अब जरूर कह रहे हैं कि सितंबर के महीने के अंदर कहीं लोकसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन बावजूद उसके आपने तो डिस्टेंसिंग और सारी चीजें बना दी। आप बताइए, क्या परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, सुगमता पूर्वक उपलब्ध हैं? जब 50 लाख लोग इधर से उधर करेंगे, क्या वहां बीमारी का डर नहीं है? क्या उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी? अरे थोड़ा इंतजार कर लेने में, कभी कभी कहते हैं कि फलदार वृक्ष ही झुकता है। मैं कहूँगा इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से हम सरकार से हम भी आग्रह करते हैं कि कृपया इस परीक्षा को थोड़ा सा आगे टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। एक और मैं चर्चा लगे हाथ, वही बात है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे कुछ 2-3 चीज़ों को साथ साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक और चर्चा आपने भी पीछे पड़ा हुआ कि RBI ने जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आड़ ना ले सरकार, उनकी आड़ में ना छुपे सरकार। एक आगरा के गजेंद्र शर्मा जी ने एक याचिका डाली थी, जो अपना मोरेटोरियम जो चला था, मोरेटोरियम अर्थात जिसको कहते हैं कि ऋण स्थगन अवधि हिंदी के अंदर जिसको बोलते हैं, जो 3 महीने तक ऋण ना देने की छूट दी गई थी, सरकार ने घोषणा करी थी जिसकी, और बाद में 3 महीने और आगे बढ़ा दी गई। अब प्रश्न उसके अंदर क्या आया? बात यह चली है कि आपने 3 महीने का या 6 महीने का स्थगन तो आपने कर दिया, लेकिन उस 6 महीने के स्थगन के बावजूद उस 6 महीने के ब्याज एज इट इज चल रहा है, ब्याज वसूला जा रहा है उसके अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, और केवल ब्याज ही नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज भी वसूला जा रहा है। अर्थात फिर तो ये जो मोरेटोरियम या ऋण स्थगन वाली अवधि है, ये तो फिर निरर्थक सी हो गई ना। फिर तो इसका क्या अर्थ रह गया जब आप ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहे हैं, तो नहीं समझ आता। तो ये जो सुनवाई हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष और जस्टिस MR शाह की पीठ ने ये सुनवाई करी थी। और उन्होंने कहा था कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो भी कदम उठाया या जो सरकार ने उठाया था, वो ये जिम्मेदारी जो है इसके अंतर्गत कदम उठाना वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं, गौर कीजिएगा, और सरकार RBI के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती। बात बहुत सीधी सी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जजेस ने यह भी कहा था कि भाई संकट जो है वो केंद्र के लॉकडाउन के कारण हुआ है, ठीक है, तो फिर इसको जो खत्म करना होगा इस संकट को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, भारत सरकार को ही करना होगा। सरकार जितने भी तर्क रख रही है वो क्या नाम है कि उसको RBI का पक्ष दिखाता है, अर्थात RBI पर डाल दिया जा रहा है, अपना कोई पक्ष नहीं रख रही है सरकार। तो ये एक अच्छी खासी खिंचाई सुप्रीम कोर्ट ने की। अब अपना तर्क ना रखने के कारण, हालांकि अब जो अगली तारीख रखी गई है वो 1 सितंबर की तारीख है, 1 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई के अंदर जो हुआ उसमें जो तुषार मेहता, जो सरकार की तरफ से वकील साहब गए थे,
उन्होंने कहा था कि भाई आप जो इस प्रकार की जो टिप्पणियां करते हैं उससे सरकार के विरुद्ध भ्रांतियां बन जाती हैं, तो कृपया कर अगर ऐसी टिप्पणियां अर्थात ना की जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तुषार मेहता साहब ने यह भी अपना पक्ष रखा कि सरकार इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, ये उन्होंने कहा। तो अब उन्होंने फिर यही बात कही कि जब सरकार दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, आकर इस चीज को सरकार क्लियर करे। सरकार 1 सितंबर को अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट करे इन स्थितियों को लेकर। कि पहली चीज, 2 बातें शायद उसके अंदर रही हैं कि पहली चीज को क्या, जो ऋण स्थगन जो अवधि है, जो मॉरेटोरियम वाली अवधि है, उसके ऊपर ब्याज लगना चाहिए। और दूसरी चीज कि क्या ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना चाहिए। दोनों स्थितियां खतरनाक स्थितियां हैं। तो अब देखिए उस दिन क्या मार्ग निकलता है और क्या नहीं निकलता है। फिलहाल कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी खासी खिंचाई की सरकार की, और कि भाई सरकार इसकी आड़ में, आरबीआई की आड़ में ना छुपे। अब अगली 1 सितंबर को क्या आगे की कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन खतरनाक स्थिति है। मैं इससे पहले आगे की एक और चर्चा करूं, उस चर्चा के अनुसार वो ये है कि जो एक न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी आयोग बना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु को लेकर, उसमें जो उनके नेताजी के जो पोते हैं सूर्य बोस साहब और जो पोती हैं माधुरी बोस, उन्होंने इस रिपोर्ट का विरोध किया है, उसको सिरे से नकार दिया गया है। यद्यपि ये रिपोर्ट जो थी 2005 में सबमिट कर दी गई थी, और उस रिपोर्ट के अनुसार नेताजी की जो डेथ है वो प्लेन क्रैश के अंदर नहीं हुई थी, अर्थात हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत नहीं हुआ था। और दूसरा, जो जापान के टोक्यो में जो रेंकोजी मंदिर है, वहाँ पर जो अस्थियाँ रखी हुई हैं वो भी नेताजी की नहीं हैं, ऐसा मुखर्जी आयोग ने कहा था। हालांकि 1999 में आयोग गठित हुआ था, 2005 की रिपोर्ट है, लेकिन अब उनके परिवार वालों ने उस चीज़ के ऊपर विरोध दर्ज कराया। अब मैं फिर एक चर्चा थोड़ी सी, आजकल क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं क्या चल रहा है, कभी कभी देसी टोन में कहा जाए क्या चल रहा है भाई, लोगों का जॉब जा रहा है, काम धंधा चौपट हो रहा है, और कुल मिलाकर ये है कि साहब सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद रिया ही रिया है जो कुछ है, रिया चक्रवर्ती। अब रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में मेरे पहले तो मैं ये समझने के अंदर बिल्कुल असफल हूं कि जब उनकी सीबीआई जांच चल ही रही है तो टीवी चैनल्स में इंटरव्यू आदि आदि कैसे आ रहे हैं, क्या ये वैलिड है, क्या ये आने चाहिए, समझ से बाहर है। लेकिन कोई इस प्रकार की आवाज नहीं उठा रहा है। उससे भी बड़ी बात, नहीं समझ आता कि सीबीआई को या पुलिस को जांच में जो कुछ क्लू मिले नहीं मिले, सीबीआई को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे न्यूज चैनल्स को सब कुछ मिल गया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, उन्होंने सारी की सारी स्टोरी परोस दी है। समझ नहीं आता, ये लोग, कोई दोस्त आया दिल्ली से एयरपोर्ट पर, रात को मुंबई एयरपोर्ट पर बहुत बड़े वकील से मिलकर गए हैं जी दिल्ली के, और उसके मुंह में वो बात नहीं करना चाह रहे, मुंह के अंदर माइक ठूंस रहे हैं जा जाकर। आप गौर कीजिएगा, ऐसा कब हुआ था पीछे चुनावों के दौरान, जब प्रियंका गांधी के जो थे वो जो गार्ड्स वगैरह थे, जो उनके सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने पीछे धकेला था किसी को। आप क्या किसी के मुंह में, आपको यह अधिकार दिया किसने? अरे आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, उस प्रश्न का जवाब दूं या ना दूं ये मेरी इच्छा है। आप जबरदस्ती आप मुंह में माइक दे रहे हैं, नहीं कोई बोलेगा तो आप अपनी तरफ से स्टोरी बनाएंगे, देखिए वो भाग गया, वो डर कर भाग गया, या कोई ना कोई झूठी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि झूठी स्टोरी प्लांट की जाती है वरना। और हमने पिछले 1-2 दिनों में इस बारे में चर्चा की भी थी, ये भी आपको मालूम है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, क्या इंडियन नेशनल न्यूज न दुश्मन है सरकार का और न पैरोकार है गुनहगार का, ये हमारी टैगलाइन है, सीधी सच्ची सी बात है साहब इसके अंदर। तो बात रिया चक्रवर्ती की, और देखिए इस चीज में अति जाकर आप कहेंगे तो सही कि कल कोई डिलीवरी बॉय गया था उनके यहाँ पर,
उस बिल्डिंग के अंदर, उसके पीछे चले गए, उसके पीछे जबरदस्ती माइक उसके मुंह में देने को तैयार हैं। साहब, क्या यही जर्नलिज्म बचा है? क्या जब अगर बच्चे एग्जाम देने से उनके पेरेंट्स मना करते हैं या आवाज उठाते हैं, यही जो जेई और एनईटी के, तो आप उसके विरुद्ध पता नहीं क्या क्या उनमें आप उदाहरण देने लगते हैं। मैं विषय थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं, लेकिन आप क्या क्या उदाहरण देने लगते हैं, सेना और ना जाना किन किन चीजों से तुलना करने लगते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसा जर्नलिज्म का ये रूप और स्वरूप। हम तो अपने जीवन में साहब पहले शुरू में कभी ऐसा नहीं देखते थे, पिछले कुछ समय से आ रहा है ये भी। अरे क्या दिक्कत हो जाएगी अगर ये एग्जाम अभी 2-3 महीने आगे चले जाएंगे तो? आपको पता है ना, कोरोना का जो टेस्टिंग पॉजिटिव रेट है वो 8 से 10% आ रहा है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। और क्योंकि वही बात है कि अब एजेंडा हो या प्रोपेगेंडा हो या जो कुछ भी हो, कवर फायर न्यूज़ चैनल से चल ही रहा है। बात को कहीं से कहीं डाइवर्ट कर दीजिए। ये तो शुक्र है अब ये राष्ट्रद्रोह की स्थिति में नहीं आया है। और भूल जाते हैं ऐसे ऐसे चैनल वालों को जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, सिविल सर्विसेज में जो लोग आ रहे हैं चुनकर उनके ऊपर और भारत की भविष्य के आने वाली सुरक्षा को लेकर धार्मिक आधार पर बयानबाजी करते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। नहीं समझ आता कि अब वो लोग कहां चले जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इन लोगों से, ऐसे चैनल्स से मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में, और ऐसे एंकर्स से सावधान रहें। ये हम लोगों के मनों के अंदर कहीं ना कहीं वैमनस्य बढ़ाना चाहते हैं धर्म के आधार पर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। मैं फिर बार बार अपनी युवा पीढ़ी से ये अपील करूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों से सावधान रहा जाए। क्यों प्रेस्टीज इशू बना लिया जाता किसी भी मुद्दे के ऊपर? चाहे पीछे आप लोगों ने देखा होगा, यद्यपि मैं उस पर आना नहीं चाहूँगा अभी, CAA NRC में आप इलेक्शन के अंदर तो जाते हैं दुनिया भर का, आप पर्चे बांटते हैं घर घर जाकर। अरे ये आपके देश की ही जनता थी, यदि उनके पास जाकर आप थोड़ी सी बात कर लेते, पूछ लेते दर्द, तो क्या बिगड़ जाता? अब मुझे बताइए, अनेकों लोगों ने, और मैं कह रहा हूँ बड़े ऊंचे पद पर बैठे लोगों ने बार बार कहा इनके विरुद्ध, जो जमाती आए थे इनके विरुद्ध आप केस दर्ज कीजिए। लगभग डेली के बयान थे। अब आप मुझे बताइए, बॉम्बे हाई कोर्ट हो या दिल्ली में भी कई जगह पर अब बार बार उनके विरुद्ध जो FIR थी वो क्वैश की जा रही हैं, हाई कोर्ट्स के द्वारा रद्द की जा रही हैं, अर्थात उनको राहत प्रदान की जा रही है। तो अब क्या रह गया? क्या कहें ऐसे माननीयों से, ऐसे सम्मानित पदों पर बैठे लोगों से? अब उन्हें शर्म नहीं आएगी कहीं अपना मुंह दिखाते हुए? आप कीजिए, सब कुछ कीजिए, कानून का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन सबके लिए बराबर है। कितनी तस्वीरें आई, आप सरकार बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, वहाँ तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मसला नहीं आ रहा था। संसद चला रहे थे, वहाँ तो आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मसला नहीं आ रहा था। तो ट्रंप साहब का आप बारंबार स्वागत कर रहे थे, वहाँ नहीं आ रहा था। दिक्कत आई तो वही जो प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रदेशों में भूखे प्यासे नंगे मासूम छोटे छोटे बच्चे, आपने भी देखा होगा, ब्रीफ केस में पड़े लौट रहे हैं, बैठ रहे हैं, पानी है नहीं है, खाने को है नहीं है, सारी की सारी मानवता शून्य हो गई। क्या सरकार का यही कर्तव्य रह गया? यही फर्ज रह गया किसी भी सरकार का? बात सरकारों की है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा किसी भी सरकार का हम बात नहीं, विरोध या पक्ष नहीं दर्शा रहे हैं। इतनी बसें आई, आपने तो 1000 बसें कही थी। अरे एक बस तो थी ना उसके अंदर, आप एक तो जाने देते, एक में 20, 30, 40 कोई तो पहुंचता। सोनू सूद ने भी ऑफर की थी, वो भी तो कर रहे हैं सेवा। मैं नहीं समझता कि शायद तानाशाही किसको कहते हैं। इमरजेंसी का राग अलापा जाता है, बारंबार कहा जाता है कि कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए या किसको माफ़ी मांगनी चाहिए। उस राग से बेहतर तो अब आप बताइए ना, क्या यहाँ तानाशाही की कमी नहीं है? बड़ा पीड़ा होता है कई बार, वो कहते हैं एक तरीके से फ्लैशबैक में चला जाना पड़ता है। कोई भी आपके विरुद्ध आवाज़ उठा ले तो उसके विरुद्ध केस दर्ज हो जाते हैं आप लोगों के यहाँ पर। हमारा काम है
इस विषय को, इस प्रकार के विषयों को उठाना, जनता की समस्याओं को सामने लाना। हमने जो एक मुहिम चलाई हुई थी, आपको भी मालूम है, उस मुहिम के तहत जो छोटी छोटी, अब खासकर मैं ये नहीं कर रहा, लगभग सारे हिंदुस्तान में ऐसी कुकृत्य होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश से कुछ ज़्यादा सुनने को आया। हालांकि आंध्रा में भी हुए, हिमाचल से भी ऐसी खबरें आई, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा हुआ। हमने वो जो मुहिम चलाई, जो हमने जिम्मेदारी, जो ये इस प्रकार के बलात्कार, व्याभिचार, अनाचार बढ़ रहे हैं, अर्थात तो धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो रहा है, हमने उसके लिए धर्म के प्रचारकों को, मठाधीशों को, कथाव्यासों को और मौलानाओं को जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स की जाए, वो समाज में आए, बाहर आए, इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें। ऐसा हमारा प्रयास लगातार जारी था, जारी है और जारी रहेगा। उसी के अंतर्गत हमने आज चर्चा की, एक पंडित, आपको अभी वीडियो दिखाते हैं, राजकुमार शुक्ला जी से। आप पहले ये देखिए, फिर आगे की बात करता हूँ। राजकुमार जी, इंडियन नेशनल न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, आपने भी सुना होगा, जो आजकल बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हैं और विभत्स तरीके से किए जा रहे हैं। अर्थात बलात्कार के बाद उनकी जीभ काट दी जा रही है, उनका आंखें निकाल दी जा रही हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हैं तो उनके ऊपर तेजाब डाल दिए जा रहे हैं, और ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया राजकुमार शुक्ला जी? इस विषय पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, लेकिन इतना कहूँगा, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है जो दंड देने योग्य है। इतनी क्रूरता अब जो वर्तमान वर्षों में देखा जा रहा है, ऐसा कभी ना सुना गया ना देखा गया। शुक्ला जी, हमारी जो एक मुहिम है, क्योंकि कानून अपना काम करे, समाज अपना काम करे, प्रश्न ये है कि क्या इस प्रकार के कुकृत्यों को, अपराधों को रोकने के लिए जो हमारे धर्माचार्य हैं, आप जैसे लोग, जो धर्म प्रचारक हैं, जो कथा व्यास हैं, जो पंडित जी हैं, क्या उनको आगे आकर बढ़ चढ़कर इस प्रकार के लिए मुहिम में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? नहीं, अवश्य देना चाहिए। शुक्ला जी, हमारी जो एक मुहिम है, क्योंकि कानून अपना काम करे, समाज अपना काम करे, प्रश्न ये है कि क्या इस प्रकार के कुकृत्यों को, अपराधों को रोकने के लिए जो हमारे धर्माचार्य हैं, आप जैसे लोग, जो धर्म प्रचारक हैं, जो कथा व्यास हैं, जो पंडित जी हैं, क्या उनको आगे आकर बढ़ चढ़कर इस प्रकार के लिए मुहिम में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? नहीं, अवश्य देना चाहिए। देते रहे हैं हम। आगे देखो कितने जगह पे इस विषय पे प्रदर्शन किए हैं, इस विषय पे अपना आवाज़ बुलंद किया गया है। हम ब्राह्मण समाज की तरफ से जगह जगह जंतर मंतर पे, संसद के सन्मुख और अन्य जगहों पे हमने प्रदर्शन किया है, इसका विरोध किया है। और अगर कहीं कमी है तो मैं सभी अपने संगठन से, अभी सभी ब्राह्मण समाज से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो बढ़ चढ़ के आगे आए और इस विषय पर विरोध दर्ज कराएं अपना, और अभी भी कोई कमी रह गई तो आगे हम उस पर कदम उठाएं। पंडित, मंदिर में ही जैसे आपके पास संगत आती है, आप यहीं से इस विषय को भी विशेष रूप से, जैसे कथा में आप राम जी के, सीता जी के प्रसंगों को छोड़ते हैं, इस प्रकार धार्मिक उदाहरण देते हुए यहाँ से, मंदिर से भी तो आप लोग जागरूक कर सकते हैं पंडित जी। ये आपके ही माध्यम से बड़ा सुंदर मार्गदर्शन मिला हमें, और मैं यहाँ से अपने कथा व्यास मंच से भी इस कार्य को, इस कदम को अवश्य आगे बढ़ा। आप जो धार्मिक लोग हैं वो समाज में आके अब, और जो आप जैसे और भी लोग हैं वो अपने मठों से, समाज से, मंदिरों से आगे निकलकर कुछ ना कुछ इस विषय में आवाज़ मुहिम करेंगे नन्ही नन्ही बच्चियों को, क्योंकि हमारे यहाँ जब नन्ही नन्ही बच्चियों को चरण पखारे जाते हैं, ऐसा समाज में क्या हो जाता है कि बड़े होने पर या थोड़ी 3 और 4 वर्ष की अवस्था आते ही उन बच्चियों के साथ ऐसा कुकृत्य करने वाले पिशाच भी समाज के मध्य हैं। ये तो बहुत बड़ा कुकृत्य है जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज के डेट में, वर्तमान स्थिति में, मतलब हम उम्मीद करें कि आप और आपके परिचित लोग इस विषय को आकर समाज में जागरूकता अभियान और समाज में उपदेश और प्रचार करेंगे इस चीज़ अवश्य, हर हाल में 101%। ठीक है, हम अग्रसर होकर के बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और यह कृत्य को रोकने की
प्रक्रिया जारी रखेंगे। ये तो इस विषय पर था। दूसरा, आपको भी मालूम है जो पीछे बहुत ज्यादा विरोध, और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक हवा दी जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की, विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग के लोगों की जो हत्याएं हुई या हो रही थी, या अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं। वो बात अलग है कि खबर हो गई, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, लेकिन थानों की रिपोर्ट, जब कोई विरोध करता है तो थानों की जो रिपोर्ट आती है वो आती है कि जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने कल परसों आपको कागज दिखाए भी थे। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चाएं की, लोगों से जा रहे हैं। समाज के अंदर एक भाईचारे का संदेश देने का हम लोगों का प्रयास है, और इंडियन नेशनल न्यूज़ का ये प्रयास सदैव बना रहेगा, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। हम फिर कहते हैं, धर्म दया पर आधारित है, मानवता पर आधारित है, दान पर आधारित है। कोई भी, मेरी और आपकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। हम दूसरे धर्म को, जो हमारी पूजा पद्धति नहीं मानते, और अगर हिंदू या उसकी बात करें, यहाँ भी अनेकों लोग हैं जो हमारे वाली जो सनातन परंपरा को, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो उसके लिए ये नहीं ना हम किसी को भी कुछ भी कहना शुरू करते हैं। अब जो ये ब्राह्मण हत्याओं के संदर्भ में जो पंडित राजकुमार शुक्ला जी से आगे बात की गई, उसका भी हम बातचीत का एक बहुत छोटा सा अंश हम फिर कह रहे हैं कि इसको कोई जातिगत आधार पर वैमनस्य ना समझें, इसको राजनीतिक आधार पर कोई विरोधाभास ना समझें। हमारा पक्ष मानवता का पक्ष है, इंडियन नेशनल न्यूज़ का पक्ष राष्ट्रीयता का पक्ष है। हम उसी पक्ष के तहत आपके सामने प्रस्तुतियां ला रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए राजकुमार शुक्ला जी का, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट। आप वर्तमान में जो भी सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, नेचुरली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी कार्य प्रणालियों से प्रसन्न हैं, खुश हैं? जी, कहीं हद तक मैं सहमति हूँ सरकार के कार्य से, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है, हाँ, उससे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। ज़्यादा सहमत। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो योगी सरकार के प्रति बहुत बड़ा रोष है ब्राह्मण समाज में। नहीं, प्रश्न ये कि आपराधिक छवि वाले लोगों के विरुद्ध तो कानून कार्यवाही करे, शायद किसी को दिक्कत नहीं जी। लेकिन मैंने जो चर्चा की है, जैसे यहाँ पर एक पत्रकार थे गाजियाबाद के अंदर, एडवोकेट रहे मेरठ के अंदर, और वहाँ पे 5-6 लोगों का परिवार था, पूरा का पूरा परिवार प्रयाग के अंदर, गोरखपुर के अंदर तिवारी जी, तो और यहाँ पे पाठक भजन गायक हैं शामली के अंदर। इन लोगों जिनका अपराध से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, इनके जो हत्याएं की गई उस पर जो समाज के अंदर रोष है, क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, या क्या समाज, जो ब्राह्मण समाज या अन्य वर्ग का समाज है, क्या उनके अंदर जो भी रोष है उस रोष को की बढ़ने की कहीं संभावना है, या आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही सहन कर लिया जाएगा? नहीं, आज के डेट में देखा जाए तो ऐसा सहन नहीं होगा। ये दिनों दिन रोष बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। कोई ब्राह्मण समाज नहीं, हमारे साथ में बहुत बड़ी समाज है हमारे साथ में, जो हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहती है, और इस रोष को हम घटने नहीं देंगे जब तक सरकार अपने आप में सुधार नहीं लाती है, या कोई भी सरकार आए अपने आप में सुधार नहीं लाती है, और ब्राह्मण का भी भविष्य अगर निर्णय या तय नहीं करती दशा और दिशा हमारी, तो हम ऐसे सरकारों का बहिष्कार करेंगे। तो ये थे राजकुमार शुक्ला जी, कथाव्यास हैं, पंडित हैं, और इनके जैसे अनेकों लोगों से बात की, उसके लिए भी हम आगे आगे आपको दिखाते रहेंगे, दर्शाते रहेंगे। एक बार फिर से, इससे पहले कि आज के इस अंक को, इंडियन नेशनल न्यूज़ के इस अंक को मैं विराम दूं, मैं फिर से आप लोगों को ध्यान दिला दूं, आरबीआई का मैटर हमने आपको बताया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आप लोग भी थोड़े से जागरूक होइए। दूसरा, विशेष रूप से जो जो NET और JEE के एग्ज़ाम को लेकर है, अरे आप इतने स्टूडेंट हैं, कुछ आप भी सोचिए। सरकारें नहीं सुन रही हैं, कोई बात नहीं, न्यूज़ चैनल्स नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी तो कहीं एकता प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर छात्र जो हैं वो परीक्षा ही नहीं देंगे, परीक्षा तो छात्रों ने देनी ना, अगर बिना छात्रों को कैसी परीक्षा। लेकिन बावजूद इसके हम फिर सरकार से निवेदन करेंगे, आज आप देख रहे हैं हम दूसरे मोड में हैं, हम फिर सरकार से निवेदन करेंगे कि कृपया, सबका जीवन अमूल्य है। अगर आप अपने जीवन को बचाने के लिए अपने पार्लियामेंट के सेशन नहीं बुलाते हैं, अपने विधानसभाओं के सेशन नहीं बुलाते हैं, और बुलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सुरक्षाओं के माध्यम तैयार करते हैं, तो हर आदमी को अपने बराबर समझिए। आपके वोटर हैं,
आज इस विषय को यहीं विराम देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और एक बार फिर से आप सभी का इंडियन नेशनल न्यूज़ की ओर से मैं कुलदीप भारद्वाज आपका समय देने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।